कक्षा 12वीं रसायन इकाई 2 बिलियन। और आज हम देखेंगे हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं, साथ ही साथ हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो इससे पहले हम पढ़े हैं गैसों की विलेयता एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? एक तो विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है और दाब पर। गैसों की जो विलेयता है वो दाब पर निर्भर करता है और वहीं से फिर आता है ये हेनरी का नियम। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया है, पहले आप वो क्लास अटेंड कर लें तो ये हेनरी का नियम अच्छे से आएगा। हेनरी ने नियम दिया है, किसके लिए नियम दिया है? गैसों की विलेयता और दाब के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कि गैसों की जो विलेयता है वो दाब पर किस प्रकार से निर्भर करता है। इसके लिए सर्वप्रथम जो नियम प्रतिपादित किया है वो हेनरी ने किया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हेनरी ने गैसों की विलेयता और दाब के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कि हेनरी का नियम कहता क्या है। हेनरी का नियम कहता है गैसों की विलेयता या फिर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैसों की विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। ये होता है हेनरी का नियम। किसी गैस की विलेयता, किसी गैस की विलेयता और दाब के मध्य संबंध, और दाब के मध्य संबंध सर्वप्रथम हेनरी ने स्थापित किया। सर्वप्रथम हेनरी ने स्थापित किया। जिसे हेनरी का नियम कहते हैं, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। मतलब हेनरी ने किसके बीच में संबंध स्थापित किया है? तो गैस की विलेयता और दाब के बीच में। अब हम देखते हैं कि हेनरी का नियम कहता क्या है। इस नियम के अनुसार, यानी कि हेनरी के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। ये हो गया हेनरी का नियम। अब हम देखते हैं इसका गणितीय स्वरूप। तो इससे पहले के क्लास में हम पढ़े हैं कि किसी गैस को हम द्रव में विलय कैसे करते हैं। ये कोई पात्र है और यहां पर हम ले लिए द्रव। ये द्रव है, विलायक है, और इसमें हमको विलय करना है किसको? गैस को। तो यहां पर हम लगाते हैं पिस्टन। ये पिस्टन हो गया। ये गैस के अणु है। जब पिस्टन की सहायता से दाब लगाओगे तो ये जो गैस के अणु है ये विलायक में प्रवेश करेगा। अब ये बन गया विलयन। साथ ही साथ हम पढ़े हैं कि ये गतिक साम्य में रहता है। इस साम्य का मतलब ये है कि ये जो गैस के अणु हैं ये जिस गति से द्रव से बाहर जाते हैं उसी गति से ये द्रव के अंदर भी प्रवेश करते रहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी गैस का द्रव में विलयन बनाते हैं तो उस विलयन में अणुओं की जो संख्या रहती है वो नियत रहता है। जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है। तो मान लेते हैं द्रव के इकाई आयतन में गैस का जो द्रव्यमान है वो m है। माना कि द्रव के इकाई आयतन में, द्रव के इकाई आयतन में गैस की मात्रा m है।
इकाई आयतन की बात क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा गैसों की जो विलेयता का परिभाषा है वो किसके लिए परिभाषित होता है, इकाई आयतन के लिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम जो भी थ्योरी लिख रहे हैं उसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसको आपको रटना पड़े। माना कि द्रव के इकाई आयतन में गैस की मात्रा m लिए हैं, इकाई आयतन की बात क्यों कर रहे हैं, तो इसका संबंध किससे है, गैस की विलेयता से है। और गैस की विलेयता किसे कहते हैं, इससे पहले क्लास में हम पढ़े हैं। तो माना कि द्रव की इकाई आयतन में गैस की मात्रा m है और ये विलयन के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित, विलयन के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित गैस का दाब P है। अब यहां पर क्या लिखे हैं, विलयन के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित। ये साम्य अवस्था का मतलब अभी जो हम बात कर रहे थे गतिक साम्य का, कि गैस के अणु जितनी संख्या में विलयन से बाहर जा रहे हैं उतनी ही संख्या में वो विलयन के अंदर भी आ रहे हैं। तो विलयन के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित गैस का जो दाब है वो P है। तो हेनरी के नियम को हम लिखेंगे, अतः हेनरी का नियम हो जाएगा m समानुपाती P, स्थिर ताप पर। इसको भी लिखना जरूरी है, जो हम बात कर रहे हैं वो स्थिर ताप पर हो रहा है, क्योंकि गैसों की जो विलेयता है वो ताप पर भी निर्भर करता है, पढ़े हैं। अब ये समानुपातिक चिन्ह को हटाएंगे तो कोई नियतांक लगाएंगे। तो मान लो यहां एक नियतांक ले लिए k। ये जो k है ये एक समानुपातिक नियतांक है, k एक समानुपातिक नियतांक है। अब अगर हम ये जो गैस की विलेयता है इसको अगर हम मोल प्रभास के रूप में ले लें, मोल प्रभाज भी पढ़े हैं, मोल मतलब मोलों की संख्या और प्रभाज मतलब हिस्सा। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, इकाई आयतन में उपस्थित गैस की मात्रा की बात कर रहे हैं, यानी कि गैस के हम मोल प्रभास की बात कर रहे हैं। तो हेनरी के नियम को मोल प्रभास के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मोल प्रभास के रूप में हेनरी का नियम। किसी विलयन में गैस का मोल प्रभास उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यह है हेनरी का नियम, किसके रूप में, मोल प्रभास के रूप में। पहले हम बात कर रहे थे कि किसी गैस की जो विलेयता है वो विलयन के अंदर उपस्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है, विलयन के अंदर में उपस्थित। लेकिन यहां पर देखो, किसी विलयन में गैस का मोल प्रभास उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मतलब पहला जो हम नियम लिखे थे विलेयता के आधार पे, वहां पर हम बात कर रहे थे विलयन के अंदर में उपस्थित गैस का, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं विलयन के बाहर में उपस्थित गैस का। तो गैस के मोल प्रभास को यदि हम XA से डिफाइन करें, यह समानुपाती हो जाएगा गैस के आंशिक दाब का। मान लो इसको हम डिफाइन कर देते हैं PA से। XA इक्वल, यहां पर जैसे ही हम समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे मतलब हमको लेना पड़ेगा एक समानुपातिक नियतांक। यहां एक नियतांक ले लिए K डैश PA। K डैश क्या है, तो K डैश जो है एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक। अगर इसको हम लिखें PA बराबर कहें तो ये हो जाएगा 1/K डैश XA। तो ये जो 1/K डैश है यहां पर हम एक नया नियतांक ले लेते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं PA इक्वल, यहां पर एक नया नियतांक ले लिए KH। तो ये जो KH एक नियतांक है, KH एक नियतांक है,
और इसी को हम कहते हैं हेनरी नियतांक। इसको हम कहते हैं हेनरी नियतांक। तो ये तो हो गया हेनरी का नियम। इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या है। कोई भी नियम होता है तो हर नियम का कुछ न कुछ लिमिटेशन होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या है। तो हेनरी का जो नियम है वो तनु विलयन के लिए लागू होता है। हेनरी का जो नियम है वो किसी गैस के द्रव में बने तनु विलयन के लिए लागू होता है। तनु विलयन के लिए। और तनु विलयन क्या है तो हम पहले पढ़े हैं, सांद्रता के आधार पे विलयन के प्रकार। तनु मतलब पतला। और पतला कब बनेगा? जब गैस की जो मात्रा होगी वो कम होगी। अगर हम किसी गैस को द्रव में अधिक मात्रा में घोल देंगे तब वो गाढ़ा हो जाएगा, सांद्र विलयन बन जाएगा। तो ये जो हेनरी का नियम है किसके लिए लागू होता है? गैस का जो द्रव में विलयन है वो विलयन कैसा होना चाहिए? तनु विलयन होना चाहिए। अगर हम दूसरी सीमा की बात करें, दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए। जो विलयन बना है, गैस का द्रव में विलयन बना है, उसका दाब निम्न तथा ताप उच्च हो। अब इसका मतलब क्या है? अगर किसी गैस का दाब निम्न है और ताप उच्च है तो वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है। अर्थात अगर हमको किसी गैस का द्रव में विलयन बनाना है तो उसको आदर्श गैस की भांति व्यवहार करनी चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गैस को हम जब द्रव में विलय करते हैं तो गैस को द्रव के साथ कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। मतलब गैस और द्रव के क्रिया से कोई यौगिक नहीं बनना चाहिए। गैस और द्रव के क्रिया से कोई यौगिक नहीं बनना चाहिए। कोई यौगिक नहीं बनना चाहिए। मतलब जिस गैस को हम जिस द्रव में विलय कर घोल रहे हैं उनके बीच में कोई अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ गैस के अणुओं का वियोजन या संयोजन भी नहीं होना चाहिए तथा गैस का द्रव के साथ वियोजन या संयोजन ना हो। वियोजन या संयोजन ना हो। तो ये तीन सीमाएं हैं। वैसे गैस और द्रव के बीच कोई क्रिया नहीं होना चाहिए, इसके एग्जाम्पल हम पढ़े हैं जब हम प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे, गैसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम HCl गैस को जल में विलय करेंगे तो क्या होगा? देखो, HCl को अगर हम जल में विलय कर दें यानी कि H2O में विलय कर दें तो ये बना लेगा H3O प्लस आयन और Cl माइनस आयन, मतलब ये आयनित हो गया। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम जल में विलय करें तो यहां पर यौगिक बना लेगा H2CO3, मतलब इस विलयन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, ना ही इस विलयन पर हेनरी का नियम लागू होगा। क्योंकि हेनरी के नियम का जो सीमा है वो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि गैस और द्रव के बीच में कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ गैस जो है द्रव के साथ उसका संयोजन या वियोजन नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया हेनरी के नियम की सीमाएं। तीन सीमाएं हैं। जो विलयन है उसको तनु होना चाहिए और जिस गैस को हम द्रव में विलय कर रहे हैं वो लगभग आदर्श गैस की भांति व्यवहार करना चाहिए। कब करेगा? जब दाब निम्न होगा और ताप जो है उच्च होगा। गैस और द्रव के बीच में कोई अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ गैस का द्रव के साथ ना तो संयोजन होना चाहिए और ना ही वियोजन होना चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की बात करें तो पहला अनुप्रयोग हम देखते हैं कार्बोनेटेड शीतल पेयों के उत्पादन में।
और इससे पहले हम पढ़े हैं एग्जाम्पल में गैसों की द्रव में विलेयता का एग्जाम्पल सोडा वाटर। सोडा वाटर मतलब क्या होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है किसमें, जल में, तब उसको हम कहते हैं सोडा वाटर। तो कार्बोनेटेड शीतल पेयों के उत्पादन में हेनरी के नियम का अनुप्रयोग होता है। कैसे होता है, ये बाटल है मान लो और इसमें भरा हुआ है जल। अब इसमें हमको मिलाना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो किस पे डिपेंड करेगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो जल में मात्रा है वो किस पे निर्भर करेगा, उस पर लगाए गए प्रेशर पर, दाब पे निर्भर करेगा। मतलब किस नियम का उपयोग हो रहा है यहाँ पर, हेनरी के नियम का। अगर हम दूसरे अनुप्रयोग की बात करें, गहरे समुद्र में श्वास लेने में, और ये परीक्षा में पूछता है, गहरे समुद्र में श्वास लेने में मतलब समुद्र के अंदर जब गोताखोर जाते हैं, ये समुद्र है, इसके अंदर जब गोताखोर जाते हैं तो अपने साथ वो क्या ले जाते हैं, सिलेंडर ना। मान लो ये गोताखोर है, इसको समुद्र के अंदर जाना है तो ये अपने साथ रखता है सिलेंडर, और उस सिलेंडर में क्या होता है, ये गोताखोर हो गया, इसको जाना है समुद्र के अंदर में, तो ये अपने साथ क्या रखा है, सिलेंडर रखा है, क्योंकि पानी के अंदर उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सिलेंडर में क्या होता है, कोई गोताखोर समुद्र के अंदर में जा रहा है तो उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो क्या कर रहा है, अपने साथ क्या ले जा रहा है, वो सिलेंडर ले जा रहा है। अच्छे से समझना, बहुत ही ईजी है। अब ये जो सिलेंडर है इसमें रहता है संपीड़ित वायु, ध्यान देना, संपीड़ित वायु रहता है, सिलेंडर में रहता है संपीड़ित वायु। गोताखोर को आवश्यकता है ऑक्सीजन की, लेकिन उस सिलेंडर में क्या रहता है, संपीड़ित वायु। और ये संपीड़ित वायु का मतलब है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य वायुमंडलीय गैस भी रहता है, विशेष करके नाइट्रोजन। जब हम वायु की बात करते हैं तो आप पढ़े हो, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। मतलब इस सिलेंडर में क्या है, संपीड़ित वायु है, और इस संपीड़ित वायु में क्या क्या है, तो इसमें है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब गोताखोर समुद्र की गहराई में जाने लगता है, ये गोताखोर है, ये समुद्र के अंदर जा रहा है, तो वो जितनी गहराई में जाते जाएगा वायुमंडलीय दाब भी बढ़ता जाएगा। समझना इसको, वो जितना गहराई में जाते जा रहा है क्या बढ़ते जा रहा है, वायुमंडलीय दाब बढ़ते जा रहा है। और दाब बढ़ेगा तो हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम गैसों की जो विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होता है। तो दाब जब बढ़ते जा रहा है तो गैस की विलेयता भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। मतलब इस सिलेंडर में जो संपीड़ित वायु है इसकी जो है विलेयता बढ़ते जाएगी, किसमें, गोताखोर के शरीर में। अब यहां पर समझना, ऑक्सीजन की जो विलेयता होती है हमारे ब्लड में वो अधिक होता है। गैस मुख्यतः दो ठो है ना, नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस रक्त में आसानी से घुल जाता है, उसकी विलेयता अधिक होती है। इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन जो है रक्त के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ऑक्सीजन रक्त में विलय हो जाता है, या ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता अधिक होती है। क्यों विलेयता अधिक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है रक्त के साथ में, ब्लड के साथ में ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो सिलेंडर से जो वायु वो सांस के द्वारा ले रहा है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की विलेयता अधिक है, तो रक्त में विलय हो गया, और रक्त में विलय होकर के इसका जो है उपयोग भी हो जाता है। मतलब ब्लड में जो ऑक्सीजन विलय हो रहा है उसका उपयोग हो गया, लेकिन उसी रक्त में कौन विलय हो रहा है, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता अधिक होती है और इस ऑक्सीजन का उपयोग भी शरीर कर लेता है, उपयोग कर लिया, लेकिन उसी वायु के साथ नाइट्रोजन भी रक्त में विलय हो रहा है और इसका उपयोग नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? गोताखोर सिलेंडर से श्वास के द्वारा क्या ले रहा है? संपीड़ित वायु, जिसमें नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस की रक्त में विलेयता अधिक होती है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है रक्त के साथ बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यह भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है अलग से। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन रक्त में विलय हो रहा है उसका शारीरिक कार्य में उपयोग हो गया। संपीड़ित वायु के साथ नाइट्रोजन भी रक्त में विलय हो रहा है, लेकिन उस नाइट्रोजन का उपयोग नहीं हुआ है। तो क्या होगा? मतलब यहां पर जो गोताखोर है, यहां समुद्र के अंदर में, इसके रक्त में क्या है? तो इसके रक्त में नाइट्रोजन है। अब ये गोताखोर जब समुद्र से बाहर निकलना चाहेगा, समुद्र से बाहर निकलना चाहेगा तो क्या होगा? समुद्र के ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब वायुमंडलीय दाब जो है कम होते जाएगा, और दाब कम होगा मतलब गैस की जो विलेयता है वो भी कम होगी। गैस की विलेयता कम होगी मतलब नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने का प्रयास करेगा। अब गैस को कहां से बाहर निकलना चाहिए? फेफड़े से निकलना चाहिए, लेकिन ये नाइट्रोजन किसमें घुला हुआ है? रक्त में घुला हुआ है। तो जब गोताखोर जो है समुद्र से बाहर आने लगता है तो इस नाइट्रोजन गैस की विलेयता कम होते जाती है, जिसके फलस्वरूप रक्त में बुलबुले बनने लगते हैं। रक्त में बुलबुले बनने लगते हैं। मतलब जब तक ये गोताखोर अंदर में था, नाइट्रोजन गैस की विलेयता अधिक थी, तब तक कोई बुलबुला नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे ये गोताखोर ऊपर जा रहा है, वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है। दाब कम हो रहा है मतलब विलेयता भी कम हो रही है। विलेयता कम हो रही है, इसलिए क्या हुआ? ये नाइट्रोजन गैस की विलेयता कम होगी तो रक्त में क्या बना लिया? बुलबुला बना लिया। और अब रक्त में जब बुलबुला बनेगा तब क्या होगा? रक्त में जब बुलबुला बनता है तो ये जो है नर्व इंपल्स को प्रभावित करता है और शरीर में पीड़ा होने लगती है, और ये जो पीड़ा है ये जानलेवा भी हो सकता है। तो ये जो रोग हो रहा है, इस रोग को कहते हैं बेंड्स। ध्यान देना, नाइट्रोजन की वजह से रक्त में बुलबुला उत्पन्न हुआ, और बुलबुला किसको प्रभावित किया? नर्व इंपल्स को, जिससे शरीर में अत्यधिक पीड़ा होने लगती है, और ये पीड़ा इतनी अधिक होती है कि ये जानलेवा भी हो सकती है। तो इस रोग को हम कहते हैं बेंड्स। अब अगर गोताखोर को इस बीमारी से बचाना है, बेंड्स से बचाना है, किसके कारण हो रहा है? ये नाइट्रोजन के कारण हो रहा है ना। तो इससे बचाना है तो उसके लिए क्या करते हैं? गोताखोर जो सिलेंडर ले जाते हैं उसमें हीलियम मिला दिया जाता है। हीलियम और तनु किया हुआ वायु। मतलब इस बैंड रोग से बचने के लिए क्या किया जाता है? तो ये जो सिलेंडर है जिसको गोताखोर अपने साथ लेकर के जाता है, उस सिलेंडर में संपीड़ित वायु की जगह में क्या लिया जाता है? हीलियम। इसमें लिया जाता है हीलियम और तनु किया हुआ वायु, यानी कि तनु वायु। ये जो हीलियम और तनु वायु का मिश्रण है उसमें रहता है 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन, 32.1% ऑक्सीजन। अब होता क्या है यहाँ पर? कुल मिलाकर के करना क्या है? जब गोताखोर जो है सिलेंडर लेकर के जा रहा है तो उसको वास्तव में आवश्यकता किसकी है? ऑक्सीजन गैस की। और वो जितना अंदर जाता जाएगा उसकी विलेयता उतनी ही बढ़नी चाहिए। इसलिए क्या लिए थे? संपीड़ित वायु लिए थे। तो यहाँ पर जब हम हीलियम का प्रयोग करते हैं तो ऑक्सीजन का जो संपीड़न है वो अधिक हो जाता है, मतलब उसकी जो विलेयता है वो बढ़ जाती है। अगर हम हेनरी के नियम के तीसरे अनुप्रयोग की बात करें तो अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई होती है। इसका कारण क्या है? कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होते जाता है? कम होते जाता है। मान लो ये पहाड़ है या पर्वत है, वहां पर आप जाओगे, मतलब वहां पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होगा, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से क्या होगा? जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो उससे शरीर को कमजोरी महसूस होता है, साथ ही साथ सोचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है।
और इस बीमारी को हम कहते हैं एनॉक्सिया। इस बीमारी को हम कहते हैं एनॉक्सिया। तो अनुप्रयोग में हम 2 रोग पढ़ लिए। जब गोताखोर गहरे समुद्र में जाते हैं तो बेंड्स रोग, और अगर अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो कौन सा होता है? एनॉक्सिया। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे पर्वत में, पहाड़ में, मतलब दाब कम होते जा रहा है ना, और दाब कम हो रहा है मतलब गैस की जो विलेयता है वो भी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। मतलब हमारे शरीर को, हमारे फेफड़े को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतना ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगा।